एक और इम्पोर्टेंट वाटर साइन की बात करेंगे जिसका नाम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये इससे उस तरह का रिस्पायरेशन नहीं है जिसमें हम सिर्फ असिस्मेंट करते। अब रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। रिस्पायरेशन इज़ द मैकेनिज्म, रिस्पायरेशन वो मैकेनिज्म है, वो प्रोसेस है द बॉडी यूज टू एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ब्लड, जिसमें बॉडी क्या करता है, यूज़ करता है जो एक्सचेंज गैसेस, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस करता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है या इन्वायरमेंट है, एंड द ब्लड, इसके दरमियान, या ब्लड एंड सेल के दरमियान। मतलब एक बार हमारे एल्वियोलाई एंड इन्वायरमेंट के दरमियान क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसके बाद ब्लड में जब जला जाता है तो सेल और ब्लड के दरमियान, तो इसलिए कहते हैं कि ब्लड एंड सेल। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस, रिस्पायरेशन में मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जो कि अंदर जजील दिए गए हैं, मतलब नीचे दिए गए हैं। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन वो सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस है। द मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन इन एंड आउट ऑफ द लंग, मतलब ये लंग है, फॉर एग्जांपल ये लंग है, अब इसके अंदर आना और इससे बाहर जाने को हम वेंटिलेशन कहते हैं। यानी सांस ले लो, सांस और आउट कर दो, इसे वेंटिलेशन कहते हैं। और ये फोन में बहुत ज़्यादा आ जाता है वेंटिलेशन, ठीक है। तो क्या कहता है, इन द मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन इन एंड आउट ऑफ द लंग, मतलब लंग में सेल वगैरह इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं और ना उसमें ब्लड यूज़ किए गए हैं, सिर्फ उसमें सेल मतलब लंग यूज़ किए गए हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा, 9th-10th या फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही होगा। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वियोलाई इन द रेड ब्लड सेल, मतलब मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन एक हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल जाते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वियोलाई एंड रेड ब्लड सेल, मतलब वहाँ पर डिफ्यूजन होता है रेड ब्लड सेल में, CO2 ज़्यादा हो जाता है और एल्वियोलाई में O2 ज़्यादा हो जाता है। तो O2 कम, O2 जो है ऑक्सीजन वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो, और CO2 वहाँ पर जाता है जहाँ पर CO2 कम हो। तो लंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, CO2 कम होता है, तो इस वजह से रेड ब्लड सेल से एल्वियोलाई में आ जाता है, और एल्वियोलाई में O2 ज़्यादा होता है, और O2 कहाँ पर आ जाता है, रेड ब्लड सेल में आ जाता है। तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। परफ्यूजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरी, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिवीजन ऑफ रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम कैपिलरी, मतलब एक कैपिलरी है वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल जाएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, इसलिए कहते हैं कि परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह को प्रॉपर ऑक्सीजन ले जाना या प्रॉपर रेड ब्लड सेल को लेके जाना परफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरी, मतलब रेड ब्लड सेल कैपिलरी को भी ज़्यादा जाता है और कैपिलरी से भी ज़्यादा आ जाता है, तो इसे परफ्यूजन कहते हैं। फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, किस तरह हम फिजियोलॉजी इसके कंट्रोल करते हैं, हमारा जिस्म किस तरह उसे कंट्रोल करता है। रिस्पायरेटरी सेंटर, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि ब्रेन स्टेम में मौजूद है जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, ये इसे कंट्रोल करता है। इन द ब्रेन स्टेम रेगुलेट द इनवॉल्यूंटरी, मतलब ब्रेन स्टेम जो है वो रेगुलेट करते हैं। इनवॉल्यूंटरी का मतलब सांस लेना हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता बल्कि खुद बहुत होता है, इसे इनवॉल्यूंटरी कहते हैं। एडल्ट नॉर्मली ब्रीथ इन स्मूथ, मतलब एडल्ट जो है बाले इंसान जो है वो ब्रीथ इन एंड इन स्मूथ, मतलब जो एक स्मूथ, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इंटरप्टेड पैटर्न मतलब कम ज़्यादा नहीं हो बल्कि एक ख़ास मकदार में हो। 12 to 12 टाइम पर मिनट, मतलब नॉर्मल वैल्यू जो है ब्रीथिंग का वो 12 to 12 टाइम पर मिनट है। कंट्रोल द रिस्पायरेटर, ये रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करता है।
कौन? मेडुला एंड ब्लांकेटा इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, मेडुला एंड ब्लांकेटा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे और 12 to 20 टाइम पर मिनट ये भी इम्पोर्टेंट है। वेंटिलेशन इज रेगुलेटेड बाय CO2, O2 एंड हाइड्रोजन आयड। वेंटिलेशन मैंने आपको बताया कि इन एंड आउट ऑफ CO2 एंड O2 एंड हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है अगर CO2 ज़्यादा हो जाए तो हाइड्रोजन का आयन कम हो जाएगा और एसिडिटी हमारा जिस्म में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन pH मतलब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा इन द आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड में जो CO2 है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगरचे एट्रियल ब्लड में हमने ये तारीफ किया था कि आर्टरी O2 ब्लड लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर जब CO2 ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर एसिडिटी काज कर देता है जो हमारा जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो क्या करता है? CO2 एंड O2 की रेगुलेशन वेंटिलेशन के जरिए होता है एंड हाइड्रोजन आयन मतलब उसको निकाल देते हैं। The important factor to control the ventilation is the level of CO2 in the arterial blood। मतलब हमारे जिस्म में इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो कि कंट्रोल करते हैं वेंटिलेशन हमारा जो इन एंड आउट है ऑफ द गैसेज, ये कौन कंट्रोल करता है? लेवल ऑफ CO2। अगर लेवल ऑफ CO2 ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? रिस्पायरेटर जो सिस्टम है वो ज़्यादा करेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा सांस लेंगे और ज़्यादा आउट करेंगे ताकि वो CO2 ज़्यादा कम हो जाए। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए ना वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर O2 ज़्यादा हो गया तो हमारे रिस्पायरेटरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, मतलब उसको इंक्रीज कर देता है। इन इविलेशन इन CO2, अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर CO2 ज़्यादा हो जाए लेवल, इसका लेवल जब ब्लड में ज़्यादा हो जाए काज रिस्पायरेटरी कंट्रोल सिस्टम जो कि क्या करता है? रिस्पायरेटरी कंट्रोल सिस्टम की काज कर देता है इन द ब्रेन एंड टू इंक्रीज एंड द रेट एंड डीप ऑफ ब्रीथिंग। मतलब अगर CO2 ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा? रेट इंक्रीज करेगा। मतलब अब हम 12 to 20 टाइम पर मिनट ले रहा है, लेकिन ये इसके बाद इसको इंक्रीज करेगा डीप ऑफ ब्रीथिंग और इसके बाद डीप ऑफ ब्रीथिंग को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब गहरी सांस हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है, अगर CO2 ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर CO2 है और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा टाइम आया हुआ है। इंक्रीज वेंटिलेशन एफोर्ड मूव एक्सेसिव CO2 बाई इंक्रीज एक्सेलेशन। मतलब क्यों ये वेंटिलेशन को इंक्रीज करेगा? ताकि रिमूव किया जाए ज़्यादा जो CO2 है बाई इंक्रीज इनहेलेशन। अब हम ज़्यादा सांस लेंगे और ज़्यादा आउट करेंगे तो इसी वजह से CO2 क्या करेगा? रिमूव हो जाएगा। इसी वजह से वो इंक्रीज द रेट एंड डीप ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करता है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म मतलब कौन से प्रोसेस में ब्रीथिंग होता है? इंस्पायरेशन का मतलब होता है इन ऑफ द गैसेज या इनहेलेशन भी इसे कहते हैं। ये एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर मसल कंट्रैक्ट होता है, तो मसल कंट्रैक्ट में हमारा एनर्जी ज़ाया होता है, इस वजह से हम उसे एक्टिव प्रोसीजर कहते हैं। एक्सपायरेशन का मतलब होता है आउट ऑफ द गैसेज या एक्सहेलेशन, ये पैसिव वॉइस है, खुद ब खुद ये निकल जाता है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट CO2 कम होता है तो और लंग में CO2 ज़्यादा हो जाता है। तो हमने ये बता दिया था कि डिफ्यूजन के ज़रिए क्या होता है? वहाँ पर आ जाता है। फेज का मतलब यह है कि इसके दरमियान मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के दरमियान जो टाइम होता है उसे फेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इन है, हमने इन कर दिया, अब इसके दरमियान एक ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, ठीक है, टाइम होता है, फिर आउट कर देते हैं। इस टाइम को हम फेज कहते हैं। इन को हम इंस्पायरेशन कहते हैं, आउट को हम एक्सपायरेशन कहते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इंस्पायरेशन मतलब इंस्पायरेशन में हमें किस तरह पता चलेगा कि ये इंस्पायरेशन है? ड्यूरिंग दिस फेज द रिस्पायरेटर सेंट इम्पल्स along द phrenic nerve वो कॉज द डायफ्राम टू कंट्रोल। ड्यूरिंग दिस फेज मतलब इंस्पायरेशन की फेज में द रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला एंड ब्लैंकेटा सेंड इम्पल्स को सेंड करता है along द phrenic nerve। ये इम्पोर्टेंट है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में
कौन सा नर्व आया होता है, जो फ्रेनिक नर्व आता है, काजी डायफ्राम टू कॉन्ट्रैक्ट। और डायफ्राम जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है हमारे जिस्म में, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो इस तरह है, ये इसके ऊपर लंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ब्रेन से यहाँ तक इम्पल्स आ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इंस्पायरेशन होता है। अब एब्डामिनल आर्गन मूव डाउनवर्ड। हमारा जो एब्डामिनल आर्गन है, फॉर एग्जांपल ये एब्डामिन है, ये डाउनवर्ड आ जाते हैं। फॉरवर्ड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द चेस्ट कैविटी, और ये फॉरवर्ड जाता है। आप इंस्पायरेशन करो, आपको पता चलेगा कि आपकी चेस्ट तो ऊपर जा रहा है, आपकी जो आर्गन है वो नीचे आ रहा है, एब्डामिनल आर्गन नीचे आ रहा है। कैविटी एयर इनटू लंग, जिसकी वजह से वहाँ पर कैविटी जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होता है और एयर हमारे लंग में आ जाता है। डायफ्राम मूव अप्रोक्सीमेटली 1 cm, मतलब डायफ्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन जब आ जाए तो 1 cm आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मतलब डायफ्राम ये है तो ये 1 cm आ जाता है, 1 cm नीचे आ जाता है। एंड द रिवर रिट्रैक्ट अपवर्ड द बॉडी मिड लाइन अप्रोक्सीमेटली 1.2 cm टू 2.5 cm। मतलब ये हमारा चेस्ट है, ये 1.2 से लेकर 2.5 cm आगे आ जाता है, ठीक है। मतलब ये हमारा हेड है, ये पाव है, तो ये कितना आ जाता है 1.2 से 2.5, और ये भी इम्पोर्टेंट है, वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो 1 cm इस तरह नीचे आ जाता है हमारा जो एब्डोमिनल आर्गन है। During normal relaxed breath, a person inhale 500 ml of air। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग जो होता है, जो कि अब हम कर रहे हैं, कोई बीमारी वगैरह नहीं है हमें, न ऑक्सीजन की कमी है। रिलैक्स ब्रेथ मतलब रिलैक्सन, हमें कोई थकावट महसूस नहीं होता। इनहेल 500 ml, ये जो है इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू, इसलिए मैंने स्क्वायर में यहाँ पर बता दिया। द अमाउंट इज रिफर एज ए ट्रेडिशनल वॉल्यूम, और इसको ट्रेडिशनल वॉल्यूम कहते हैं। अब अगर आपके साथ स्लाइड है, स्लाइड ज़रूरी होता है, स्लाइड में देख लो, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ। इस पर इस तरह MCQs लिखते रहो, ठीक है। इस पर MCQs लिखते रहो, जब आप रिवीजन करोगे तो आपकी आसानी पता चलता है कि ये मैंने MCQs के लिए याद करना है और सीखना है, क्योंकि ये याद किया जाता है, सीखता नहीं है कौन। एक्सहेलेशन, अब दूसरा फेज जो है एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन द डायफ्राम रिलैक्स एंड द एब्डोमिनल आर्गन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। मतलब जो आर्गन नीचे आए थे और हमारा जो चेस्ट था, जो डायफ्राम नीचे आया था, वो फिर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, अपने पोजीशन में आ जाता है। एंड रिटर्न द ओरिजिनल, जो एब्डोमिनल आर्गन थे वो फिर रिटर्नर हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में, इन एक्सपायरेशन में, ठीक है। जब हम सांस को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। The thoracic decrease in size, thus the lungs are compressed। मतलब जो thoracic एरिया था, जो हमारा चेस्ट की जो कैविटी, वो इंक्रीज होता है इस हेलेशन में, यहाँ पर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से लंग्स से कंप्रेस हो जाते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। द रिब मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, मतलब जो हमारे रिब थे वो तो फॉरवर्ड गए थे, ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड, फिर से इनवर्ड आ जाएगा, एंड डाउनवर्ड और नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमारे जो रिब थे वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, मतलब चेस्ट के अंदर चले जाएंगे, और जो आर्गन थे वो जो रिब डाउनवर्ड आएगा। स्टर्नम मूव इनवर्ड। स्टर्नम जो है वो देख लो, स्टर्नम ये हमारे जो सीने में हड्डी है, जिस पर रिब आके अटैच होते हैं, इस स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। आगे की तरफ जो आपकी स्टडी है, जो ब्रेस्ट बोन भी उसे हम कहते हैं, उसको स्टेरम कहते हैं, और ये भी इनवर्ड चला जाता है, मतलब इंसान के अंदर आ जाता है, चेस्ट में आ जाता है। पेज तो मैंने पहले आपको बता दिया कि द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, मतलब आपने जो एक्सपायरेशन किया और इंस्पायरेशन किया, इसके दरमियान जो रिलैक्सेशन का जो टाइम है उसे हम फेज कहते हैं। द नॉर्मल ब्रीथ रेट एंड डीप ऑफ वेंटिलेशन कॉल्ड
एनोपनिया, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। एनोपनिया इन ट्रेप बाई साइन मतलब जी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है एंड डीप ऑफ वेंटिलेशन है, उसे एनोपिया हम कहते हैं। एनोपी का मतलब होता है ट्रू ब्रीथर, ठीक है, जो आपकी जो सच्चा ब्रीथ होता है उसे एनोपिया कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको आगे आएगा। टाइप ऑफ ब्रीथिंग मतलब कितने टाइप ऑफ ब्रीथिंग होता है जिसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सबसे पहले जब हम ब्रीथिंग को कैलकुलेट करेंगे, असीज करेंगे कि इसकी ब्रीथिंग किस तरह है, डीप है एंड रिपीट है या नहीं है, तो क्या देख लेंगे, मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अप एंड डाउन मतलब जो मूवमेंट का जो चेस्ट है, आप अपने आप को देख लो या आपके आगे मरीज बैठा है तो आप किस चीज़ को देख लोगे, उसकी चेस्ट को, उसकी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को देख लोगे, जिससे आपको इंस्पायरेशन एंड इंस्पायरेशन का पता चलता है और फेस का भी पता चलता है। कॉमनली यूज्ड इन एडल्ट यानी हम जो बड़े लोग होते हैं उसमें हम ये कोस्टल थोरेसिक असेसमेंट यूज करते हैं, मतलब उसकी चेस्ट को हम देखते हैं। डायफ्रामिक या एब्डामिनल जो चीज़ होता है असेसमेंट होता है, एक बंदा है उसको रिस्पायरेशन की बीमारी है तो हम क्या करते हैं, डायफ्रामेटिक से भी हम उसको चेक कर सकते हैं, मतलब कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम को हम इससे भी हम चेक कर सकते हैं। इन्वॉल्व द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब इसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यूज हुआ होता है ऑफ डायफ्राम में। ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ एब्डामिन मतलब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जो मूवमेंट होता है एब्डामिन का, पेट का जो मूवमेंट होता है उसको हम ऑब्जर्व करता है, और ये चिल्ड्रन में होता है। अगर आपसे कौन ये पूछे कि अगर एक बंदा है उस छोटा बच्चा है उसको ब्रीथिंग का मसला है तो आप कहाँ से चेक करोगे, तो आप कहते हैं डायफ्रामेटिक। लेकिन अगर कह दे कि एक अडल्ट बंदा है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आप कहाँ से चेक करेंगे, उसकी चेस्ट की मूवमेंट से, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड से। फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, बॉडी पोजीशन मतलब पोजीशन जो आपकी जो बॉडी की जो पोजीशन है वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक सोफाइन पोजीशन पर हो, आप इस तरह है, ठीक है, आप ऊपर देख रहे हैं, आपकी चेस्ट नॉर्मली ब्रीथिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोन पोजीशन पर है इस तरह, आपकी चेस्ट ये है, पावर ये है, तो ये क्या करेगा, बहुत जोर मारेगा, और इसलिए कहते हैं कि पोजीशन उसे इफेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्यूट पेन की वजह से भी हमारा रेस्पिरेशन कम ज़्यादा हो सकता है। मेडिकेशन से भी, स्मोकिंग, अगर एक बंदे ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसकी जो लंग को ज़्यादातर डिजीज नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो इसी वजह से स्मोकिंग में क्या कर देते हैं, उसकी जो रिस्पायरेटरी रेट है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। होम्योलॉजी फंक्शन, अगर आपकी जिस्म में रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपकी रिस्पायरेशन कम होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके रेड ब्लड सेल कम है तो ब्रीथ एंड रिस्पायरेशन इंक्रीज होगा। एंजाइटी, आपको कोई टेंशन है तो इसमें ज़्यादा होता है। एब्डामिनल ट्रॉमा, कोई आपकी एब्डामिनल दर्द है, ये कोई जख्म है, तो इसी वजह से आपकी जो रिस्पायरेशन है ये कम हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इंजरी, आपको दिमाग में कोई इंजरी है, फॉर एग्जांपल मेडुला ऑब्लांगेटा जो के रिस्पायरेटरी सेंटर है, अगर वो ख़राब हो जाए तो क्या हो सकता है, आपका रिस्पायरेशन इफेक्ट हो सकता है, आप बेहोश की हालत में भी आ सकते हैं अगर ये ज़्यादा हो गया, या प्रेनिक नर्व आपका ख़राब हो चुका है तो आपका जो रिस्पायरेशन है वो इफेक्ट हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की कौन सी खसूसियात होंगी, हम किस तरह नॉर्मल रिस्पायरेशन को जान सकते हैं। व्हेन द रिस्पायरेशन इज टेकन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी नोटेड, जब हम रिस्पायरेशन चेक करते हैं तो कुछ खसूसियात उसको नोट किया जाता है, ठीक है। अगर आप रिस्पायरेशन चेक करते हैं एक बंदे की तो उसमें ये खसूसियात होनी चाहिए, रेट,
सबसे पहले हम रेट को देख लेते हैं कि 12 to 20 है या नहीं। अगर है तो ये इनोपनिया है, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग है, जो कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ब्रीथ एंड और डीप एंड ब्रीथिंग को इनोपनिया कहते हैं। रिदम, द टाइम बिटवीन द टू इंसलेशन, मतलब ये बंदा है, ये उसने इनहेल किया, अब एक्सहेल भी किया। अब इसके दरमियान जब दूसरे टाइम देखता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करेगा, तो क्या इसके दरमियान जो टाइम है उसे हम रिदम कहते हैं। ठीक है। डीप तक उसकी जगह हराई है, मतलब एक बंदा है, मैं आवाज़ दिखा तो नहीं सकता, मैं आपको आवाज़ दिखाता हूँ। ये जो है ये डीप ब्रीथिंग है। ठीक है। आप ज़्यादा अरसे के लिए आपने ऑक्सीजन हेयर को ज़्यादा कर देता हो। क्वांटिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रीथिंग, और या क्वालिटी कितनी मकदार में आप ब्रीथिंग कर रहे हो, ये भी क्या है उसको भी नोटिस किया जाता है। आपने क्या नोटिस करना है, सबसे पहले आपने 12 to 20 टाइम ये नोट करना है, उसकी जो रेट है वो नोट करना है। इसके बाद रिदम, मतलब एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन के दरमियान जो टाइम है वो इक्वल है या नहीं। डीप डीप कितना है, मतलब इंसान बहुत डीप ले रहा है या जल्दी जल्दी ले रहा है। तो इसके बाद क्वांटिटी कितनी मकदार में वो लेता है, तो वो भी नोट करना है। रिस्पायरेटरी रेट को देखते हैं। द नंबर ऑफ रिस्पायरेशन पर मिनट, मतलब जो रिस्पायरेशन की जो रेट है जो कि एक बंदा ले रहा है नॉर्मल, वो 12 to 20 है, उसको जब हम गिनेंगे तो वो रिस्पायरेटरी रेट है। द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट फॉर हेल्थी एडल्ट एट रेस्ट इज 12 to 20 साइकिल पर मिनट, मतलब नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट जो है वो हेल्थी एडल्ट के लिए कितना है, 12 to 20 साइकिल, मतलब इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन ये एक साइकिल हो गया पर मिनट। ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल रेट है, जिससे हम एपनिया कहते हैं। चिल्ड्रन हैव अ मोर रैपिड रेट ऑफ ब्रीथिंग देन एडल्ट, चिल्ड्रन में हम ये नहीं कह सकते, बल्कि इसमें ज़्यादा हो सकता है एडल्ट की बनिस्बत, उसकी रिस्पायरेटरी जो रेट है वो ज़्यादा होता है। रिस्पायरेटरी रेट ऑफ वेरियस एज ग्रुप, मतलब मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ रिस्पायरेटरी रेट होते हैं जो कि हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। न्यू बर्न, मतलब एक बंदा है पहले पैदा हुआ, उसकी 30 to 50 मिनट साइकिल पर मिनट है। ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेगा। अगर पहले अब बच्चा पैदा हो जाए तो 30 to 50 साइकिल पर मिनट। 1 to 2 ईयर ओल्ड है तो वो 12 to 30 साइकिल पर मिनट। 3 to 8 ईयर 18 to 26 पर मिनट। 9 to 11 ईयर उससे हम कहते हैं 16 to 12 22 पर मिनट। और बड़ा तकरीबन 12 एज से जब ज़्यादा आ जाए एडल्ट तो उसकी नॉर्मल है, जो कि ये सारा एपनिया है। ठीक ना, ओपनिया। ठीक है। ये सारे नॉर्मल रेट है, लेकिन इसकी जो एज है उस पर डिपेंड करता है। अगर पहले अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा होगा बनिस्बत वो जो हम है। और बच्चे में हम किस चीज़ से इसकी रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब किस चीज़ से उसका पता लगाते हैं, कमेंट में बतावे। रिस्पायरेटरी रेट में अगर ज़्यादा हो जाए 20 से मोर देन हो जाए तो इसे ट्रेडेमिया कहते हैं। ठीक है। 20 से मोर देन हो जाए 21 22 23 साइकिल पर मिनट है तो उसे हम ट्रेडेमिया कहते हैं। क्विक एंड शालो ब्रीथिंग, मतलब कि जल्दी जल्दी एंड शालो ब्रीथ। शालो का मतलब यह है कि डीप नहीं होगा, बल जल्दी जल्दी हम लेते हैं, डीप नहीं करता। ट्रेडेमिया लेस देन 12, मतलब 12 से जब लेस देन आ जाए तो ब्रेडेमिया कहलाता है। एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग, ये स्लो ब्रीथिंग होता है क्योंकि 12 तक पहुंच नहीं जाता। एपनिया सेंसेशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब स्टॉप हो जाता है। सेंसेशन का मतलब स्टॉप, जब आपकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए तो उससे हम क्या कहते हैं, एपनिया। और EU का मतलब, एपनिया का मतलब होता है नॉर्मल ब्रीथिंग, मतलब जो 12 to 20 टाइम पर मिनट है, इसे यू एपनिया कहते हैं। अगर एपनिया आ जाए तो ये हमारे साथ
गया इंसान। Respiratory rhythm, it is referred the regular and equal spacing of the breath, मतलब ये regular and equal spacing of breath है, मतलब एक breath और दूसरे breath के दरमियान जो space है वो क्या होता होंगे, regular होंगे, equal होंगे। In a regular respiration rhythm में the cycle of respiration expiration have about the same rate and deep, मतलब जो इंस्पायरेशन है एंड एक्सपायरेशन है वो दोनों की जो रेट होगा, मतलब एक वन फॉर एग्जांपल 1 ब्रीथ पर 2 सेकेंड है, तो सारे जितने भी आपकी जो ब्रीथिंग होंगे वो सारे 1 ब्रीथ पर 2 सेकेंड होगा एंड डीप और उसकी डीप पे राइट। इरेगुलर पैटर्न, अगर कोई इरेगुलर पैटर्न हो, मतलब एक एक बंदा है उसने यहाँ पर ब्रीथ किया, आप थोड़ा टाइम ले लिया, आप इधर ब्रीथ कर दिया, आप फिर से इस तरह टाइम ले लिया, तो ये क्या है, रिस्पिरेटरी रिदम नहीं है, इरेगुलर ब्रीथिंग है। द डीप एंड अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल, द रेट ऑफ रिस्पिरेटरी विल पर मिनट विल बी वेरी, अगर 1 मिनट में उसकी जो ब्रीथिंग है वो कभी 12 to 20 आता है, कभी 22 से 30 आ जाता है, कभी 10 आ जाता है, तो ये क्या है, इरेगुलर है, जो कि पर मिनट ये मुख्तलिफ होता है, तो उसे हम इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न कहते हैं। रिस्पिरेटरी ब्रीथ डीपर, डीप का मतलब आपको बात समझ आ चुका होगा कि हम डीप गहराई के लिए यूज करते हैं। द डीप ऑफ रिस्पिरेशन इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट इनहेल एंड एक्सहेल, मतलब जो डीप ऑफ ब्रीथ है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एयर डेट इनहेल एंड एक्सहेल। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली 500 ml पर ब्रीथ लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 1000 टाइम पर ब्रीथ ले लो, मतलब आपने जो ज़्यादा ले लिया इसके दुगुना ज़्यादा ले लिया, इसे हम डीप कहते हैं। अब इससे भी डीप ले सकते हो, तो इसको हम कहते हैं डीप। जो नॉर्मल हमारे साथ है वो 500 ml पर मिनट है, जो कि अभी आप ले रहे हो, ये क्या है, नॉर्मल डीप है। इट इज़ डिस्क्राइब इधर शालो और डीप, मतलब शालो का मतलब ये है कि वो डीप ले नहीं रहा, मतलब 250 ml पर ब्रीथ ले रहा है, ठीक है। और डीप का मतलब वो 500 से ज़्यादा ले रहा है, 1000 ml पर मिनट ले रहा है, तो ये क्या है, डीप। एंड शालो का मतलब कम ले रहा है। रिपीट बट शालो, कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीट जल्दी लेते हैं एंड शालो। रिस्पिरेटर अंग मोस्ट डिजीज कंडीशन, मतलब रिपीट जल्दी सांस लेना एंड शालो, मतलब थोड़ा एंड जल्दी लेना, ये सम डिजीज में आकर हो जाता है। सच द हाई फीवर, जो कि हाई फीवर हो गया, जो कि मैंने आप वहाँ पर बता दी कि सर्टन डिजीज इसमें शामिल है। स्ट्रोक हो गया, आपकी दिल की काम नहीं कर रहा, या सीवियर पेन है, या एक्यूट पेन है, उसमें आपका क्या होगा, रिपीट एंड शालो ब्रीथिंग होगा। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, वेंटिलेशन का मतलब होता है टेक ऑफ रिस्पिरेशन। रिफर टू डीप एंड रिपीट रिस्पिरेशन, मतलब डीप एंड रिपीट रिस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। अगर डीप भी ज़्यादा हो जाए और उसकी रिपीट भी ज़्यादा हो जाए तो उसे हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। दोनों चीज़ जब ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज इन द डीप एंड रिपीट ऑफ द रिस्पिरेशन इज कॉल्ड हाइपर वेंटिलेशन। अब इसके बाद है हाइपोवेंटिलेशन, रिफर टू शालो एंड स्लो रिस्पिरेशन। शालो का मतलब है आपकी डीप भी कम है एंड रिस्पिरेटरी रेट भी कम है, तो इसे हम हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा, ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा और इसका मतलब कम। हाँ वाईफाई है, ठीक है। ما ده هو نفتح على كارهة يقولوا